हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद खुशबू में। फ्रेंड्स, मैं अपनी नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। ये वीडियो हम जो कक्षा 9 एनसीईआरटी का जो हम सामाजिक विज्ञान की सीरीज़ चल रही है, उसमें ये सामाजिक विज्ञान की तीसरी पुस्तक अर्थशास्त्र का ये पहला वीडियो है। अर्थशास्त्र का ये पहला चैप्टर, पालमपुर गांव की कहानी। इस अध्याय में हम एक पालमपुर गांव के माध्यम से इस पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है, और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से करते हैं। ये एक काल्पनिक गांव है, एक्चुअली में कोई पालमपुर गांव नहीं है, ये हमने सिर्फ इमेजिन किया है। और इस गांव के माध्यम से उत्पादन से संबंधित जो हमारी थिंकिंग्स हैं या उत्पादन से संबंधित जो भी समस्याएं या एवरीथिंग, उसके बारे में हम बात करेंगे। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है। एक्चुअली 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो जो खेती होती है वो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती है। पालमपुर गांव में काम जो होता है, ऑक्यूपेशन जो होता है, वो प्राथमिक क्रिया है खेती। जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, लघु स्तरीय विनिर्माण का मतलब होता है छोटे पैमाने पर प्रोडक्शन, छोटे पैमाने की फैक्ट्रियां, छोटे पैमाने के उद्योग। जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, विनिर्माण जो होता है वो छोटे स्तर के उद्योग होते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियां। डेयरी, जिसमें दूध और मक्खन वगैरह का कार्य होता है, डेयरी उत्पादन। परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती हैं। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। जो भी हम उत्पादन करते हैं, चाहे वो छोटे स्तर का हो या बड़े स्तर का, उनके लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। संसाधन होते हैं हमारे संसाधन कोई भी वो वस्तु होती है जिसका प्रयोग करके हम एक यूजफुल प्रोडक्ट हम बनाते हैं। तो हमें किसी भी चीज़ को, फैक्ट्री को रन करने के लिए, फैक्ट्री हो या कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, तो उसमें हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। मैं आपको समझाती हूँ। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? वो संसाधन जो हमें, मनुष्य को प्रकृति से प्राप्त होते हैं। मानव निर्मित वस्तुएं, एक्चुअली अगर हम, आपको मैं समझाती हूँ, बहुत सारी चीजों का निर्माण प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से मनुष्य करता है। मनुष्य लकड़ी से हल भी बनाया मनुष्य ने, लोहे का हल भी बनाया है। लकड़ी हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, लेकिन हल का जो आविष्कार हुआ था वो मनुष्य ने किया था। पहिए का आविष्कार मनुष्य ने किया था। तो क्या मानव निर्मित वस्तुएं, हमें खेती में जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, वो मोस्ट ऑफ द टूल्स जो है वो मनुष्य बनाता है। तीसरा है मानव प्रयास। मानव प्रयास होता है मनुष्य की अपनी मेहनत। जो भी मनुष्य अपनी मेहनत करता है वो मानव प्रयास कहलाता है। चौथा है मुद्रा। किसी भी कार्य को करने से पहले उस कार्य को करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तो इसे ही हम मुद्रा कहते हैं। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। पालमपुर की कहानी से हमें पता चलेगा कि गांव में जो जरूरत की चीजें हैं और जो सेवाएं, जो चीजें, जो काम होने चाहिए, उन्हें किस प्रकार, हम किन किन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है और उन्हें हम किस तरीके से मैनेज करते हैं। अब देख लेते हैं परिचय। पालमपुर आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। पालमपुर जो है, आसपास में गांव भी हैं और कस्बे भी हैं। कस्बा क्या होता है? उसमें जिसमें थोड़ा वो पूरा शहर नहीं होता है, लेकिन थोड़ी सी उसमें शहरी सुविधाएं मिल जाती हैं। प्रॉपर शहर में हमें सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, लेकिन जो कस्बा होता है उसमें हमें सारी फैसिलिटीज नहीं, कुछ थोड़े पैमाने की कुछ फैसिलिटीज हमें अवेलेबल हो जाती हैं। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। कोई भी
किसी को भी शाहपुर जाना हो, वो एक कस्बा है, तो उसे जाने के लिए रायगंज से होकर जाना पड़ता है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंसा बग्घी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। इस गांव में, एक छोटा ही गांव है, छोटा भी नहीं कह सकते, 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। जो गांव की जमीन है टोटल, उसमें से अधिकांश भूमि के जो स्वामी हैं वो 80 परिवार हैं। ज्यादातर जमीन जो है उन 80 लोगों के पास ही है। उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। जो जमींदार है, जिनके पास पैसा है और जमीन है, उनके मकान ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है। अनुसूचित जाति के अगर गांव में टोटल जनसंख्या 1000 है, तो 1000 को आप 3 से डिवाइड कर दो, तो 333 के आसपास जो है वो अनुसूचित जाति के लोग हैं, जिनमें वे गांव के कोने में काफी छोटे घरों में रहते हैं, जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने हुए हैं। जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके घर जो है मिट्टी और फूस के बने हुए हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। जो खेतों के ट्यूबवेल हैं वो बिजली से ही चलते हैं और इसका उपयोग सभी छोटे बड़े कार्यों के लिए किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और एक हाई स्कूल है। प्राथमिक विद्यालय होते हैं जो 1st to 5th के स्कूल होते हैं, और हाई स्कूल आप 10th क्लास को बोलते हैं। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय है, जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। एक तो सरकारी डिस्पेंसरी है और एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इन सुविधा की तुलना अपने निकट के गांव में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव के विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधियां हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में मुख्य क्रिया कौन सी होती है, तो हम कहेंगे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। आपने कई जगह पढ़ा भी होगा। कृषि प्रधान मतलब यहाँ पर जो ज्यादा ऑक्यूपेशन, जो ज्यादातर लोगों का ऑक्यूपेशन है वो खेती है। खेती से जुड़े हुए हैं लोग। ये अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है। गैर कृषि मतलब जो खेती से जुड़ी हुई नहीं होती। लघु विनिर्माण मतलब छोटे स्तर के उद्योग, परिवहन और दुकानदारी आदि शामिल हैं। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। उत्पादन का संगठन। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें आवश्यक हैं। 4 चीजें कौन कौन सी होती हैं? पहली आवश्यकता है भूमि। आप किसी भी तरीके का प्रोडक्शन करना चाहेंगे, चाहे आपको फैक्ट्री लगानी है या आपको खेती करनी है, आपको जमीन की जरूरत होगी। फैक्ट्री लगाने के लिए भी आपको जमीन चाहिए और खेती करने के लिए भी। तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज, ये हमें दोनों चीजों के लिए चाहिए। दूसरी आवश्यकता है श्रम। श्रम का मीनिंग होता है मेहनत। मेहनत हमें क्यों चाहिए? अर्थात जो लोग काम करेंगे, अगर आपको खेती करनी है तो खेती में मजदूर, वो भी श्रम करेंगे, तो मेहनत मजदूरी करेंगे। मजदूर मेहनत करेंगे तो प्रोडक्शन होगा। और अगर आप फैक्ट्री लगा रहे हैं तो फैक्ट्री में भी अगर आपके पास मजदूर होंगे, आपके पास वर्कर होंगे, लेबर होंगे, तभी तो आपकी फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्शन होगा। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हाई प्रोफेशनल, जिनमें बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे या हाई एफिशिएंट, जो बहुत ज़्यादा निपुण होते हैं अपने कामों में, उनके लिए उनकी ज़रूरत पड़ती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। कुछ जगह ऐसा है जो लेबर वर्क होता है, जिनमें लेबर की ज़रूरत पड़ती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। श्रमिक चाहे पढ़ा लिखा हो, वो अपने लेवल का काम करता है, या फिर कोई बॉडी से ज़्यादा काम करता है,
श्रम करता है, मेहनत करता है, तो उन दोनों के अपने अपने काम का अलग अलग महत्व है। तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं? भौतिक पूंजी के अंदर देखिए आपको क्या क्या आता है। भौतिक पूंजी के अंदर आती हैं दो प्रकार की चीजें, औजार, मशीन, भवन। औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि स्थायी पूंजी के उदाहरण दीजिए। स्थायी पूंजी क्या होती है? कच्चा माल और नकद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। कच्चा माल क्या होता है? जिस चीज को हमें फाइनल प्रोडक्ट बनाने से पहले हमें जिस चीज की जरूरत पड़ती है। फाइनल प्रोडक्ट हमारा अगर दिए हैं, कुम्हार दिए तैयार कर रहा है या कुम्हार मिट्टी का घड़ा तैयार कर रहा है, तो उसे फाइनल प्रोडक्ट जो उसका मिट्टी का घड़ा है, लेकिन उसे उसके लिए कच्चा माल क्या जरूरत पड़ेगी? उसे उसके लिए कच्चे माल की जरूरत पड़ेगी मिट्टी, तो वही उसका कच्चा माल है। और बुनकर है, तो बुनकर को अगर आप बुनकर एक कपड़ा तैयार कर रहा है तो उसे उसके लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी सूत की। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। तो दो तरीके की पूंजी देखी है आपने, एक स्थायी पूंजी, एक कार्यशील पूंजी। औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। तो अगर से पूछा जाए कि क्या चीज जो समाप्त हो जाती है वो पूंजी कौन सी होती है, तो कार्यशील पूंजी समाप्त हो जाती है। और जो स्थायी रहती है वो कंटिन्यू रहती है। जनरेटर, टरबाइन, आपकी मशीनें, औजार और भवन ये हमेशा रहते हैं। एक चौथी आवश्यकता भी होती है, आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। ज्ञान होता है हमारी नॉलेज, उद्यम होती है हमारी मेहनत। आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्यायों में अगले अध्याय में हम अध्ययन करेंगे। आप लोगों ने ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ा होगा एट्थ क्लास में, तो एट्थ क्लास में ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ा है कि ह्यूमन रिसोर्सेज ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज वो ही अपने दिमाग और अपनी मेहनत से जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनको वैल्यूएबल थिंग्स में बदलता है, उनको ही काम की चीज़ें बनाता है। तो जो मानव संसाधन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी को हम मानव पूंजी कहते हैं। उत्पादन भूमि और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। जो भौतिक पूंजी है उन्हें हमने सिर्फ पूंजी कहेंगे, हम भौतिक पूंजी नहीं कहेंगे, हम उसको सिर्फ एक वर्ड कहेंगे पूंजी। पूंजी मतलब आप यहाँ समझ लीजिए, पूंजी का मतलब पैसा है, या फिर आपके पास जो औजार है, मशीनें हैं, आपके पास जो अपनी चीजें अवेलेबल हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ पूंजी। पालमपुर में खेती होती है, भूमि स्थिर है। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। हमने पहले भी पढ़ा था कि पालमपुर में बहुत जो खेती है वो उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वालों में 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। वे किसान अथवा श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है, खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ। उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है। कहने का मतलब है कि वहां पर जो 1960 में कुछ खेत जो बंजर भूमि थी उसे ठीक करके खेती योग्य बना दिया गया था, लेकिन आज वहाँ की समस्या क्या है कि वहाँ जितनी भूमि उस समय बनाई गई थी वो आज तक उतनी ही है, और बाकी जो बंजर भूमि है उसे खेती योग्य भूमि नहीं बनाया गया है। फ्रेंड्स, वीडियो लंबा हो रहा है, मैं आपको इस चैप्टर का जो बाकी बचा हुआ भाग है वो मैं आपको दूसरी वीडियो में दूंगी। हो सकता है दूसरी वीडियो की बजाय आपको इसकी तीसरी वीडियो भी लानी पड़ जाए, लेकिन जितना मैंने इसमें पढ़ाया है उम्मीद करती हूँ कि आपको शायद समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो कृपया
इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर उसमें मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्या इस चैप्टर में था। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।